हेलो। नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो हम बात करेंगे संविधान निर्माण और उसके प्रमुख मुद्दे एवं क्या दृष्टिकोण थे। तो क्या मैंने पहले बता दिया कि भारतीय संविधान जो बनाया गया उसमें अंग्रेज़ों की जो एक बात थी कि भारतीय संविधान भारतीय अपने आप नहीं बना सकते, क्योंकि उनकी बौद्धिक दृष्टि से इतने सक्षम नहीं है कि वो खुद का संविधान खुद बना सकें। तो इसको चैलेंज के रूप में लेते हुए भारतीयों ने अपना संविधान खुद बनाने का निश्चय किया। और उसके बाद जो इस संविधान में मुद्दे डाले गए और जो उनका दृष्टिकोण था वो इस प्रकार से है कि स्वतंत्रता के समय ऐसी परिस्थितियां नहीं थी कि भारतीय जनता के लिए संभव हो सके कि संविधान सभा का प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जा सके और संविधान को जनमत संग्रह के लिए रखा जा सके। इसलिए संविधान सभा का चुनाव प्रांतीय विधानमंडलों और देशीय रियासतों द्वारा कराया गया। कैबिनेट मिशन जो भारत आया उसने भारतीय नेताओं ने काफ़ी वाद विवाद के बाद स्वेच्छा से इसे स्वीकार किया और भारत पर जबरदस्ती ये थोपा नहीं गया। अतः उसके पीछे भारतवासियों की सहमति थी। अब जो प्रमुख मुद्दे थे वो इस प्रकार हैं कि संविधान की प्रभुसत्ता या संप्रभुता। संविधान सभा के एक सदस्य बनर्जी ने कहा कि संविधान सभा प्रभु संपन्न नहीं है। कारण बताया कि यह संस्था ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन के माध्यम से सृजित की गई है। गवर्नर जनरल द्वारा सभा का आह्वान किया गया है। संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध थी। यह एक सीमा तक आपत्ति ठीक भी थी, लेकिन इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सके कि ये बिल्कुल ही संप्रभुता संपन्न नहीं थी। इसका उत्तर इस प्रकार से है, जिस प्रकार संविधान सभा ने कार्य किया, संविधान सभा की रचना की, उसके लिए अपनाई गई प्रक्रिया तथा स्थापित की गई शासन व्यवस्था, संक्षेप में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से संविधान सभा ने एक प्रभु संपन्न संस्था के रूप में काम किया। जैसे संविधान सभा का संचालन शक्ति सभापति को दी गई, संविधान का विघटन सभा का विघटन ब्रिटिश सरकार या अन्य शक्ति के निर्देश पर नहीं किया गया था, नहीं किया जाएगा। भंग तभी संभव होगा जब 2/3 सदस्य प्रस्ताव से पारित कर दे। मुख्य बात यह थी कि संविधान सभा निर्मित संविधान को ब्रिटिश सरकार की सहमति अथवा अनुमोदन के लिए भी नहीं रखा गया। तो एक बात ये कि भाई संविधान प्रभु संपन्न नहीं था, ये गलत साबित हुई। दूसरा है संविधान सभा का प्रतिनिध्यात्मक रूप। कांग्रेस के अंतर्गत समाजवादी वर्ग तथा कुछ दलों ने कहा कि संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, क्योंकि इसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष न होकर प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा किया गया है। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं हो पाता उस समय जेपी नारायण ने कहा कि यह सभा जवाहरलाल नेहरू की रूपरेखा से भिन्न थी। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए था। अर्थात जेपी नारायण ने क्या कहा कि इसका प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा उस समय संभव नहीं था। बात ठीक तो है कि भाई चुनाव होना चाहिए, लेकिन स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की ऐसी परिस्थितियां जो भारत का विभाजन की हिंसा ने देशव्यापी अशांति का वातावरण पैदा कर दिया, उसमें संविधान सभा का चुनाव कराना संभव नहीं था। और चुनाव प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन हर धर्म क्षेत्र वर्ग सभी के लोगों को इसमें शामिल किया गया। चोटी के नेता, विद्वेता, बुद्धिजीवी तथा प्रशासनिक योग्यता रखने वाले व्यक्ति इसमें शामिल थे। नेहरू, पटेल, प्रसाद, मौलाना आज़ाद, राजगोपालाचारी, टंडन, कृपलानी, अंबेडकर इत्यादि इसमें शामिल थे। तीसरी है संविधान सभा के पीछे लोक स्वीकृति का अभाव। आलोचक कहते हैं संविधान सभा पर जनमत संग्रह किए बिना संविधान को जनमत संग्रह किए बिना लागू कर दिया गया, अतः संविधान को जन समर्थन प्राप्त नहीं था। माना कि संविधान सभा का चुनाव परिस्थितियों वश वयस्क मताधिकार द्वारा कराया जाना संभव नहीं था, लेकिन संविधान को जनता के समक्ष रखकर उसका समर्थन प्राप्त करना चाहिए, आलोचक कहते हैं। लेकिन आलोचना का उत्तर संविधान सभा के निर्वाचन क्षेत्र के समक्ष जैसी परिस्थितियां थी वैसी परिस्थितियां बाद में भी थी, अतः मत संग्रह कराया जाना व्यावहारिक नहीं था। तो ये जो 3 प्रमुख मुद्दे थे या जो आलोचना के बिंदु हैं, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो आलोचना की गई वो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार, आलोचना तो ठीक थी लेकिन उस समय की परिस्थितियों के आधार पर ऐसा किया जाना संभव नहीं था। अब जो संविधान सभा के समक्ष जो चुनौतियाँ आई वो इस प्रकार से हैं। पहला, विरोधी हितों का समन्वय। संविधान सभा में राजनीतिक वैचारिकियों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा के समक्ष जो चुनौती थी, विरोधी विचारने वालों और विभिन्न वर्गों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वालों को कैसे संतुष्ट किया जाए। अर्थात जो
विभिन्न विचारधाराओं वाले थे उनको संतुष्ट करना भी अपने आप में एक चुनौती थी। तो इस समस्या को सहमति और समायोजन के सिद्धांतों के आधार पर निपटाया गया। इस मामले में पायले ने लिखा कि संविधान सभा में वाद विवाद को पूरा प्रोत्साहन मिला, आलोचना के प्रति सहनशीलता अपनाई गई। अगर कोई आलोचना करा तो उसमें भी आलोचना को भी सहनशीलता से सुना गया। लंबे वाद विवाद के प्रति असंतोष नहीं दिखाया गया और अपने विचार दूसरों पर लादने एवं शीघ्रता से कार्य समाप्त करने का प्रयास भी नहीं किया गया, अर्थात जल्दबाजी भी नहीं की गई। एक पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी जिस पर भारत लोगों को गर्व होना चाहिए। जैसे भाषाई विवाद को सर्वसम्मति से हल करने के लिए संविधान सभा को लगभग 3 वर्षों तक का विचार विमर्श करना पड़ा और अंत में सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा ने संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच तथा केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के दृष्टिकोणों के बीच सामंजस्य स्थापित किया। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अन्य चाहते थे कि संसद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा किया जाए, जबकि नेहरू व कुछ अन्य सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष व्यस्क मताधिकार के आधार पर चाहते थे। संविधान सभा ने दोनों ही बातों को मान लिया और संसद का निर्वाचन प्रत्यक्ष कर दिया और पंचायत व्यवस्था का नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग बना दिया। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई। दूसरा है देशी रियासतों की समस्याएं, अर्थात भारत में उस समय 600 के लगभग देशी रियासतें थीं। कैबिनेट मिशन में कहा गया कि जो स्वतंत्र रहना चाहती वो रह सकती हैं और जो भारत में मिलता और भारत और पाकिस्तान में मिलना चाहती वो भी ऐसे कर सकती हैं। भारत में देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी। स्थिति यह होगी कि संप्रभु राज्य में पूर्ण स्वायत्तता वाली इकाइयों की स्थिति क्या होगी। संविधान सभा ने इस चुनौती से निपटने के लिए लगभग 2 वर्षों का समय लगा दिया। संविधान सभा न तो शक्ति का प्रयोग करना चाहती थी और न ही देशी रियासतों को स्वतंत्र छोड़ना चाहती थी। अतः संघीय शक्ति समिति में विभिन्न प्रांतों और रियासतों की राजनीति में प्रभाव रखने वाले व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया और संविधान सभा में देशी रियासतों का ख्याल रखा गया। ऐसा वातावरण तैयार किया गया कि 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा देशी रियासतों का अंत कर दिया गया। तीसरा है सांप्रदायिकता और संविधान का स्वरूप। भारत विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। हिंदू बहुमत वर्ग हिंदू राज्य बनाना चाहते थे, जबकि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी, इसी देश में रहने के पक्ष में थी। संविधान सभा ने सांप्रदायिक उन्माद से भयभीत हुए बगैर धर्मतंत्र के बजाय एक धर्मनिरपेक्ष संविधान का निर्माण किया। सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार देने का प्रावधान भी किया गया। चौथा है अल्पसंख्यकों की समस्या। धर्म, भाषा, संस्कृति आदि के आधार पर अनेक अल्पसंख्यक समूह पाए गए। मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। मौलाना आज़ाद सामान्य चुनाव क्षेत्र होते हुए भी चाहते थे कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्हें सीटें आरक्षित रखी जाएं। पटेल की इस प्रकार के आरक्षण के खिलाफ थे। अल्पसंख्यक राजकुमारी अमृत कौर और बेगम एजाज रसूल मुस्लिम अल्पसंख्यक थी। ये जो अमृत कौर सिख थी और एजाज रसूल मुस्लिम जो कि संविधान सभा की सदस्य थी, ने ऐसे आरक्षण का विरोध किया, अर्थात अल्पसंख्यकों का जो आरक्षण था उसका विरोध इन दोनों महिलाओं ने किया। रसूल ने कहा कि जो मुसलमान भारत में रह गए तो वे भारत के अभिन्न अंग हैं, अतः उन्हें विशेष आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। इन अल्पसंख्यकों के आरक्षण को नहीं माना, लेकिन इनके विकास के लिए अनेक सुविधाएं देने का प्रावधान किया गया, यानी संविधान सभा में ऐसी बातें कर दी गई। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों को अपनी विदेशी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने तथा राज्य निधि से सहायता पाने, किसी शिक्षा संस्थाओं में किसी भी प्रकार के भेदभाव को बिना प्रवेश पाने का अधिकार दिया गया, अर्थात आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान कर दिए गए। और आर्टिकल 30 में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। पांचवा है वैचारिक विभिन्नता। संविधान सभा ने उदारवादी, पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी, गांधीवादी, परंपरावादी और प्रगतिशील विचारधाराओं के सदस्य थे। इनके मध्य में सामंजस्य संविधान सभा का बड़ा कारनामा था। यही कारण है कि हम भारतीय संविधान किसी भी एक विचारधारा से जुड़ा न होकर सभी विचारधाराओं का आपस में सामंजस्य करता है। अगला है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। गांधीवादी ग्राम स्वराज्य के सपने को साकार करने के लिए राजनीतिक सत्ता का अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण करना चाहते थे, अर्थात सत्ता का बंटवारा चाहते थे। ग्रामीण जनता की शासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते थे, अर्थात सरकार ग्रास रूट से चले। संसद का चुनाव पंचायतों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जाए, ऐसी बात कही गई। ग्रामों का राजनीतिक सत्ता का वास्तविक केंद्र बनाया जाना चाहिए। नेहरू और अंबेडकर ग्रामों को सत्ता का वास्तविक केंद्र बनाने के विरुद्ध थे। संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार करते हुए शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की। साथ ही गांधीवादियों की मांग को भी उन्होंने नहीं नकारा। ग्राम पंचायतों में स्थान दे दिया।